दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि लगातार जिस तरह के बयान वह लगातार दे रहे हैं और खासतौर से भारत की अगर बात करें, अभी पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और जिस तरह से वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कुर्सी भी के पीछे खड़े रहे, उन्हें कुर्सी खिसकाकर उन्हें बैठाया और जो एक नोटिंग करी उन्होंने, यू आर द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह की तमाम बातें भी सामने आई, लेकिन उसके बाद जिस तरह का ट्रंप की जो बयानबाजी है, जिस तरह से उन्होंने भारत को लेकर बातें कही हैं, यूएस एड के बारे में कहा है और एक बार नहीं लगातार वह उसको लेकर बोल रहे हैं। तो ऐसे में भारत के अंदर विवाद पैदा हुआ। पहले तो बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर हमला करा डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, और जब कांग्रेस ने पलटवार किया कि पूरा श्वेत पत्र लाए भारत सरकार, तो उसके बाद कहीं न कहीं चुप्पी साधती बीजेपी दिखाई देती है। और डोनाल्ड ट्रंप का उसके बाद एक बयान और आता है, जब वो अपने कहते हैं कि प्रधानमंत्री मेरे जो मित्र हैं नरेंद्र मोदी और भारत को हमने इतनी सहायता राशि की उन्होंने बात की। तो तमाम तरह के विवाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयान के पश्चात उठ रहे हैं भारत के अंदर भी, और चाहे हम यूक्रेन और रूस की बात करें उसको लेकर भी। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का निशाना कौन है भारत के अंदर? भारतीय प्रधान नरेंद्र मोदी को वह कहीं न कहीं राजनीतिक समस्याओं में घिरने का उनका जो प्रयास है, क्या वह है? या भारत के प्रति उनका दुराग्रह सामने आ रहा है बार-बार उनके बयानों के द्वारा? तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी लगातार हो रही है और एक राष्ट्रपति जो अमेरिका का मतलब सबसे मजबूत राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र अमेरिका कहलाता है, उसका राष्ट्रपति सबसे दुनिया का ताकतवर नेता माना जाता है। वह जो डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं लगातार, वो ऐसे बयान है कि मतलब किस तरह से उसको लिया जाए कि वो भारत में कभी वे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं यूएस एड के लिए, कभी किस तरह का बयान देते हैं। तो तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भारत भी एक आपस में जो राजनीतिक पार्टियां उनके बीच में एक वार छिड़ गई है, एक दूसरे को आरोप लगाने की, प्रत्यारोप लगाने की। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राइट साइड करना चाह रहे हैं या भारत के प्रति उनका दुराग्रह सामने आ रहा है? क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों, प्रशांत जी आपको मेरा नमस्कार। देखिए, अमेरिका का इतिहास बहुत बेकार है। वो मतलब उनके साथ ये होता है कि वो जिसके भी साथ रहते हैं वो कभी जिसे कहते हैं कि वफादार दोस्त एक होता है, उसकी भूमिका अमेरिका में रही ही नहीं है। आज की स्थिति ये है कि जिस तरह से मोदी जी मिले, मोदी जी गए, वहां अडानी का मामले को लेकर ये पता चला उससे एक दिन पहले कि अमेरिका वो कानून ही खत्म करने जा रहा है, जिसमें अमेरिकी कंपनी दूसरे देशों में जाके जो व्यापार करती हैं, उन उनमें अगर वो घूस बांटती है तो जो एक्ट है उस एक्ट को ही खत्म कर दे रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अमेरिकी कंपनियों को पूरी छूट दे दी गई कि आप दूसरे देशों में जाइए, और जाने के बाद वहां पे आप जो भी अगर आप घूस बांटते हैं, आप किसी को जो भी अगर मान लीजिए अपने मुनाफे के लिए कुछ भी आप इनलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो वो भी आपको पूरी छूट होगी। तो ये जो 50 साल पुराना उनके कानून को खत्म करना, ये एक अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो बात हुई होगी। साथ ही उसके बाद फिर अचानक से एक नोटिस आता है जिसमें भारत सरकार को ये कहा जाता है कि आप अडानी को ये जो अमेरिका की एक जांच एजेंसी है उसकी नोटिस आप सर्व कराइए। ये सर्व कराने का काम अमेरिकी सरकार का नहीं है, ये नोटिस सर्व कराने का काम भारत सरकार का है। तो ऐसे में मोदी जी जो कहते हैं ट्रंप इज माय बेस्ट फ्रेंड, ट्रंप इज माय फ्रेंड, और उधर ट्रंप कहते हैं, लेकिन इस बीच में खिचड़ी क्या पक रही है? टैरिफ किंग इंडिया को कहते हैं और कहते हैं कि जितना टैरिफ आप लोगे उतना टैरिफ हम लेंगे। उनका लगभग 2.1 के आसपास है या 3.1 है, भारत का 9 पॉइंट समथिंग है। तो ऐसे में जो भारत के व्यापारी हैं वो भी सशंकित हैं, और इसी से शेयर मार्केट लगातार अमेरिका में भी गिर रही है। और अमेरिका में वो जो ट्रंप साहब हैं वो अनप्रिडिक्टेबल, उनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एक होता ना, देखिए जवाबदेही सरकार में है ही नहीं जब प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी है, और गलती से अगर अमेरिका में फंस गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने करने को सामने आ गया, तो एक सवाल, कई सवाल ऐसे रहते हैं जिनका जो जवाब नहीं देते, और उसका जवाब ऐसा होता है कि ट्रंप को देना पड़ता है।
ये भी एक देश के लिए क्या बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के सवालों के जवाब ही नहीं दे पा रहा, और जिस बात का जवाब देते हैं उसको कहते हैं कि हम अपने पर्सनल मामले हैं हमारे। एक भारत की कंपनी है जिसका नाम अडानी है, उसका मालिक भी अडानी है, अडानी पावर, अडानी पोर्ट, अडानी 10 तरह के अडानी ऑयल के नाम से सब कुछ उसके पास अडानी के नाम से है। अडानी एक ब्रांड नेम है जो भारत की एक कंपनी है जिसने विदेश में भी अपना व्यापार फैला रखा है। अगर अमेरिकी एजेंसी ये समझती है कि अडानी ने पैसा दिया या वहां के जो उन्होंने जो फंड इकट्ठा किया था अमेरिका से, उस पैसे को इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए घूस खिलाई, और वो भी आप सेक्रेटरी लेवल से लेके आईएएस और अधिकारियों नेताओं को बांटी, तो जाहिर बात है कि उसकी जांच कौन करेगा? वही अमेरिका करेगा जहां पे कानून था। मगर अभी सुनने में आ रहा है कि वो एजेंसी ही दूसरी थी, ये कानून उस पर लागू ही नहीं होता। तो ऐसे में अडानी की मुश्किल इसलिए बड़ी हुई है कि उसी के बाद ये नोटिस आता है। अब नोटिस आने में ट्रंप कहीं से ये साबित नहीं करना चाहते कि हम भारत के दबाव में, भारत के दबाव में न कभी पहले था अमेरिका, न कभी रहेगा आगे। तुलना हमारी होती है एक कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे 2047 में, जब 80 लेकिन करोड़ लोग आपका राशन ले रहे हैं और लेकिन मुझे जो 3। बात आ रही है यूएस जी यूएस एड को लेकर, जो उनके लगातार बयान बदल रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं यूएस एड को लेकर, वो तो इसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या उनकी राजनीति, क्या उनकी सोच है, किस तरह से भारत को टारगेट कर रहे हैं, क्या उनके दुराग्रह सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी ले दिया इसको लेकर संबंध में, तो आखिरकार वो देखिए चाह क्या है, किस तरह से भारत को वो देख रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं भारत को कहीं ना कहीं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो भी बात करता है, चाहे कोई भी हो, बाइडन हो, चाहे आपके क्या नाम है ट्रंप हो, या उससे पहले भी, अमेरिका उन्हीं को तवज्जो देता है जो मार्केट जिसकी बड़ी हो, जहां पे उसके व्यापारिक हित आ सके, आपको बैठाएंगे। आज एक नॉर्मल कंडीशन में दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी अगर मान लीजिए वर्थ 1.5 करोड़ रुपए की है, गांव देहात की जमीन बेच दें, कल वहीं आपकी वर्थ अगर 3,000 करोड़ की हो जाती है, तो आपका समाज में मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, और लोग मिलने के लिए आपसे टाइम मांगेंगे। एक मोटा मोटी बता रहा हूं, जब आप एक राष्ट्र के स्तर पे आते हैं, ये तो इंडिविजुअल हो गया, जब एक राष्ट्र के स्तर पे आते हैं तो आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। अब वियतनाम जाके अगर, या कोई छोटा सा निकारागुआ जाके अगर किसी से डील करना चाहे, तो उनकी मार्केट ही नहीं है। आप फैक्ट्री के लिए वहां जा सकते हैं, सस्ता लेबर के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स में कहीं ना कहीं अमेरिका फिट करता है सभी देशों को। देखिए वो चाइना और इंडिया को एक ही तराजू में तोल रहा है, और उसी की वजह से ये चीजें हो रही, क्योंकि दोनों लोग इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब दोनों में जो सामंजस्य होता है वही देश का विकास होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो आपकी गलती है और आपको नुकसान होता है उसमें। अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, आप बाहर से चीजों को कम मंगा रहे हैं, तो ये दिखाया जाता है कि नहीं, ये देश मजबूत है। भारत एक खुली, जब आपकी मार्केट हो गई है तो जाहिर बात है सारी कंपनीज आ रही हैं। तो अमेरिका उसी वजह से दे रहा है, और इसी वजह से, इसी अडानी का दबाव हो, चाहे कोई भी दबाव हो, F-35 बेचने तक की बात कर डाली, जबकि ऐसी कोई इससे पहले बात ही नहीं होती। यहाँ पे तो आपके बाकायदा एयरफोर्स के लोग, और एक यहाँ कमेटी है रक्षा मंत्रालय में, जो परचेज कमेटी इस चीज को बाकायदा बताती है कि हमको खरीदना क्या है, हमको चाहिए क्या। आपको अचानक से मैं कह दूं कि आप हमारी कार खरीदेंगे, आपको जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी आपके पास एक कार है, तो आप क्यों खरीदेंगे? या आपके मान लीजिए जरूरत होती तो आपका विचार है कि आप कौन सी कार खरीदेंगे। आप होंडा का, आप रशिया का भी खरीद सकते हैं, फ्रांस का भी खरीद सकते हैं, आप कोई भी कुछ खरीद सकते हैं। ये देश किस स्तर पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जबरदस्ती थोपे जाना, ये भी एक विरोध का कारण बना। पहले बात आया गया कि ये भाई यूएसए 2012 में स्मृति ईरानी इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, वो भी इसमें पिस गई। और आखिरी में आते आते कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुरजेवाला ने, तो उसके बाद तो मामला पूरा पलट गया। तब तो ये कहा गया कि उसके बाद ट्रंप का आ गया, तो ट्रंप में अब तो भारत सरकार को, और इसमें देखिए अभी एक
बीजेपी के ही पूर्व सांसद हैं, वो इस पे पीआईएल डालने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट में अगर पीआईएल पड़ेगी तो दूध का दूध पानी का पानी, आखिर इतना पैसा अगर आया है तो किसी अकाउंट में तो गया होगा। सही बात है, कोई ना ऐसा कोई तो तो नहीं माध्यम होगा होगा। कि उन्होंने कैश भेज दिया और कैश आपने खर्च कर दिया। वो किस अकाउंट में गया उसकी जांच होनी चाहिए। ये लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका से क्या मतलब यहाँ पे वोटर टर्नआउट हो बढ़ेगा। वो कह रहा बाइडेन ने उसको, अरे ब्रिटेन ने उसको किया था, यूके ने बाइडेन के ऊपर आरोप लगाता है। तो अगर ट्रंप ऐसे आरोप लगा रहे हैं और पैसा वास्तव में गया है, क्योंकि अमेरिका की भी जो भी उनकी अगर इकोनॉमिक कोई विंग होगी, जो उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होंगे, उसमें इस पैसे का जिक्र तो होगा। पैसा ट्रांसफर हुआ होगा, किसको ट्रांसफर हुआ, और उनका ये बोलना कि माय फ्रेंड मोदी, तो आपने भारत सरकार तो नहीं बोला था। वो चुनाव आयोग में जाता, मान लीजिए एक संस्था है चुनाव आयोग, हमारी एक संवैधानिक संस्था है, उनका अपना एक अकाउंट रहता है, उस अकाउंट में अगर पैसा भेजा होता तो भी माने कि इस चीज को सरकार को सामने लगना चाहिए। तो ये विवाद अभी थमा नहीं, और थमा इसलिए भी नहीं है कि वो छोड़ेंगे नहीं इसको विपक्ष, इसके पीछे पीआईएल होगी, इसके पीछे बात उठती रहेगी। अब ये निकल आई है बात ट्रंप के मुंह से, और उसमें जब उसने बोल दिया भारत सरकार ना बोल के मोदी, तो ये बड़ी बात हो गई है। अब इसका जवाब मोदी को देना पड़ेगा, और उनकी सरकार के उनके जितने प्रवक्ता इन सब बातों से कन्नी काट ले रहे हैं। और अमेरिका की बात बताए तो बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इतिहास इतना मतलब दोस्तों के प्रति बेकार है, और जिसे कहिए पीठ में खंजर चुभाने वाला है, ये खंजर भोंक देता है। अमेरिका के रीगन के टाइम के एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, हेनरी किसिंगर। हेनरी किसिंगर वो विश्वास मानिए उनके ये शब्द हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपके बचने के कई मौके हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप उसके दोस्त बन गए तो आपको अमेरिका भी नहीं बचा सकता, तो आपको अमेरिका से कोई नहीं बचा सकता। वो कहते हैं कि हमने शाह इमाम से सद्दाम हुसैन तक का अंजाम देखा है, अमेरिका अपने दोस्तों को किस तरह धोखा देता है। इसलिए हमारे सरकार को चाहिए कि हम अमेरिका को से अधिक रूस को दोस्त बनाएं। और उन्होंने ये मतलब ये जो कहा था उसी पे लेके भारतीय जो चिंतक है उन्होंने कहा था कि हमको अमेरिका के पास नहीं रहना चाहिए, हमको रूस से, उसका इतिहास इतना पुराना नहीं है। और इसकी ये घटना बड़ी मतलब रोचक भी है कि ईरान आज की डेट में, जिसे कहते हैं हम लोग की बहुत ज्यादा वहां पे मुस्लिम धर्म को बहुत ज्यादा बुर्का प्रथा और इस टाइप के कट्टर मुस्लिम रहते हैं। ईरान का एक बादशाह हुआ करता था शाह पहेलवी, उसकी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा, आपको अमेरिका की नीयत का पता चल जाएगा। जब वो वहां का बादशाह था तो वो उसको अमेरिकन गवर्नर कहा जाता था। पूरी दुनिया में उसको कहा जाता था कि ईरान का जो बादशाह शाह पहेलवी है ये अमेरिकन गवर्नर है, इसको सारे दुनिया के लोग समझते थे ये अमेरिकन गवर्नर है। इतनी अमेरिका का पीछे पड़ा रहता था, अमेरिका भी उसको बहुत मानता था, और यूरोप का मीडिया ही उसको जनरली अमेरिकन गवर्नर कहता था, क्योंकि अमेरिका और आसपास के देश तो उसको जानते ही थे। उसने वहां पे पर्दा प्रथा हटा दी, बुर्का नहीं पहनेंगे आप। सड़क पे कोई महिला बुर्का पहने मिल जाए तो पुलिस उस बुर्के को फाड़ देती थी। और स्कूलों में उसने लड़कियों के लिए स्कर्ट ड्रेस बना दी। सोचिए ईरान जैसा देश, और सब अमेरिका में के उस पे कि हाँ हम अमेरिकन एकदम अमेरिकन कल्चर पे रहेंगे, यूरोपियन कल्चर पे। उसके बाद उसने क्या किया, उसने स्कूलों में जैसे डांस खुलेआम हो रहे हैं, शराब पार्टी खुलेआम हो रही है, यहां तक उसने कर दिया स्कूलों में शराब की दुकानें खुल गई। इतना ओपन माइंडेड। लेकिन जो वहां के पुराने लोग थे उन लोगों ने इसका विरोध किया, इनकलाब आया, वहां पे बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, उसको भागना पड़ा देश छोड़ के। उसने अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने अपने अकाउंट खंगालने शुरू किए तो पता चला सारे अकाउंट सीज कर दिए अमेरिका ने खुद। और वो 2 साल तक इधर उधर भटका,
और फिर मिस्र में उसको मार दिया गया। ये अमेरिका की एक स्टोरी है। ऐसे ही निकारागुआ का एक एजेंट था, उसको पहले अमेरिका मार ये जो कम्युनिस्ट के खिलाफ पूरा युद्ध के लिए भेजा उसने कि तुम पैसा भी लो और वो लो, क्या नाम है आपका, सारे हथियार लो, सब करते रहो। बाद में जब वो पकड़ा गया तो उसको पहचानने से इनकार कर दिया और फाइनली 2006 में उसकी मौत हुई। तो अमेरिका का एक से लेकर सद्दाम हुसैन का जो जिक्र किया, वो सब जानते हैं उसको किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया। तो अमेरिका बहुत अच्छे दोस्तों में आप गिनती नहीं होती, और इस तरह की चीजों में भारत सरकार को इसकी जांच अब भी विपक्ष करेगा, क्योंकि जब आपके सेंट्रल लीडरशिप पे जो सरकार में है उसी पे अगर एक सवाल उठ जाए तो जाहिर बात है कि आप ही अपने घर के हेड हैं, और आप ही के ऊपर अगर क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आपकी जांच कौन करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी वाइफ, जैसे आपके बच्चे, आपका कौन करेगा कि पड़ोसी करेगा? पड़ोसी को जैसा आप आपने करने नहीं देंगे। तो बिल्कुल, ये जैसा आपने कहा चीजें, जी, जी, जैसा आपने कहा कि अमेरिका कभी भी वफादार दोस्त नहीं रहा है और उसके तमाम इतिहास है, उसका तमाम बातें हैं, जिस तरह से अमेरिका का पूरे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अंदर जो उसका व्यवहार रहा है। और भारत का एक परंपरागत मित्र रूस के साथ हमेशा बड़े प्रगाढ़ता वाले संबंध रहे हैं और रूस के साथ तमाम तरह की चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन संबंध यथावत बने रहे। तो ऐसे में भारत जिस तरह से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ है भारत के अंदर, तो जब से वह चाहे बराक ओबामा हो उसको अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, चाहे बाइडेन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का तो जग जाहिर है कि किस तरह से अपने मित्र बताते हैं। तो ऐसे में भारत की जो विदेश नीति है या जिस तरह की नीतियां देश ने अपनाई हैं, उसने अमेरिका का जो व्यवहार है, क्यों भारत क्यों नहीं समझ रहा है अमेरिका का व्यवहार जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट है, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है अमेरिका जिस तरह से व्यवहार करता है, क्योंकि पूरा उनका बिज़नेस कंट्री है वो। वो अपने व्यापारिक हितों के अनुसार ही अपने सब रिश्ते ऊपर-नीचे करते रहते हैं। और जब रूस का लगातार हमारे चाहे परेशानियों में कम उतार-चढ़ाव में हमेशा संबंध एक जैसे रहे। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति में कहीं न कहीं कुछ कमी है ऐसी कि वह जो मित्र उसके राष्ट्र हैं, उनके प्रति समान भाव नहीं रख पा रहा है या अदला-बदली का जो एक व्यवहार है, उसमें अपने को सामंजस्य बनाने में कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है देश को इस समय। देखिए विदेश नीति जो है इस वक्त पूरी तरह से, जो जिस तरह से संघ और जो इनके अपने इस तरह के संगठन है, उनकी जो विचारधारा उसी के ऊपर चल रही है, और उसको लेते हुए देश का विकास कैसे हो, देश में क्या क्या नया होना चाहिए, उसके लिए ये नहीं सोच पा रहे कि जैसे होता है कि आज की डेट में सनातन को तो याद कर रहे हैं, लेकिन कभी पलट के हमारी विदेश नीति पुरानी क्या थी और मुश्किल के समय में किन किन लोगों ने हमारा साथ दिया था, उस चीज को सोचना सरकार का काम है। और सरकार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज ढकी छुपी हो। आप भी गूगल करना चाहें, अमेरिका ने धोखा कब कब किसको दिया, तो आपको सारी स्टोरी इसके साथ एक 500 स्टोरी और आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही रशिया के साथ हमारे कैसे संबंध है, मैं तो खुद वहां 3 साल रहा हूं। मैं तो वहां लोगों में मॉस्को से लेके मैंने गांव तक में रहा भी हूँ और टहला भी हूँ पढ़ाई के दौरान। तो वहां पे तो लोगों, जो रशियन है, जो गोरबाचोव के टाइम के हैं, उस टाइम के लोग जो कम्युनिस्ट थे एकदम कतई, वो तक भारत को समझ लीजिए कि अगर आपको बता दें, आपको वहां बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और वहां पे अगर आप कह दिए इंडियन तो आपको एक अलग जो है रिस्पेक्ट मिलती थी। आपको घर में बुला के खाना खिला देते थे, आपके लिए अगर कोई मदद करने को तो मदद करा। अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, हर हर जगह होते हैं, लेकिन वहां भारत को लेके अच्छाई की। वहां के लोग भारत को ये कहते थे कि भारत एक बहुत ही, जिसे कहिए आपकी, हिंदुओं में एक चीज होती है, वो मुस्लिम्स में नहीं बात करते थे, हिंदुओं में बात करते थे कि कम से कम एक शादी को जीवन भर निभाते हैं। क्रिश्चियंस में ये नहीं होता है। वहां तो डाइवोर्स डाइवोर्स हो गया, चलिए आप, बच्चा वहां रहेगा, आपके साथ रहेगा, कुछ भी, लेकिन वो लोग इस चीज को बहुत मानते थे। और वहां इंडिया की पिक्चरें भी चलती थी। तो भारत का रशिया से आज का नहीं, पुराना बहुत लंबा वो है एक संबंध। अमेरिका से उतना नहीं। अमेरिकन अमेरिकन ग्लैमर में रहते हैं, रशियन ग्लैमर में नहीं रहते। उनकी चीजों को आप देखिए, अगर एक डेक बनेगा तो अमेरिका का डेक होगा 1 किलो का, और अगर रशियन कोई डेक बनाएगा वो होगा 5 किलो का। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वेगा वेगा ऐसी कंपनी थी जो सोनी के बाप थे। लेकिन ये होता है कि उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, उनका अपना सिस्टम है, और वो जिस हिसाब से चल रहे हैं, एडवांस वो भी है। स्पेस में भाई रशिया नहीं जाता क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। रशियन मिग आप आज से नहीं खरीद रहे हैं, मिग 21, मिग 22 आपने खरीदा रशिया का, और शुरुआत तो रशिया ने ही हम लोग को से किया था ना। तो ये चीजें भारत सरकार को सोचना चाहिए, और मोदी जी इसमें, देखिए वो जवाब तो भारत सरकार नहीं देगी,
लेकिन यह है कि जब कोई पीआईएल होती है तो सरकार फंस चुकी है, इसको जवाब देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट मांगेगा कि ब्यौरा बुलाओ, ये पैसा कहाँ गया, ज्यादा दिन की तो बात है नहीं कि आप 1946 का मांग रहे हैं, 48 का मांग रहे हैं, 50 का मांग रहे हैं, जिसमें कह दिया जाए ये 2020 का मामला है। तो 2000 अगर 19-20 का मामला है तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, बिल्कुल और जब आपके पास होंगे तो आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए सरकार इससे बच रही है। जी बिल्कुल सही कहा कि तमाम तरह की बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कूटनीति है और उसकी रणनीति है, और किस तरह सरकार उसको अमलीजामा पहनाती है, ये तमाम सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि जब जैसा आपने कहा सोवियत संघ के साथ एक मतलब परंपरागत दोस्ती रही है और बड़ी मजबूत दोस्ती मित्रता रही है भारत की, और हमेशा कई बार ये सामने भी स्पष्ट हुआ है। और अमेरिका जिस तरह से व्यवहार करता है, अमेरिका अपने दोस्तों के साथ, जो आपने एग्जाम्पल के द्वारा बताया, जैसे अमेरिका में भरोसा करना कितना उचित है, और साथ ही चाइना का जो इस समय स्टेक बढ़ता जा रहा है दुनिया के पटल पर हम देखें, ऐसे में भारत की जो पोजीशन है वर्तमान में, वह किस तरफ आप देख पाते हैं? क्योंकि क्वाड और ब्रिक्स दोनों की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अडामेंट है एकदम चीन को कहीं न कहीं डाउन करने के लिए और अपनी जो व्यावहारिक व्यावहारिक हित हैं पूरी दुनिया में उसको बढ़ाने के लिए। साथ ही एक बड़ा मुद्दा और है एलन मस्क का, क्योंकि जिस तरह से खुलकर एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका चुनाव प्रचार में शामिल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चुनाव जीतने में बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है एलन मस्क को। ऐसे में उनकी कंपनी के भारत के अंदर एंट्री के लिए जो बातें कही जा रही हैं, उसको किस तरह से आप पूरा देखते हैं पूरे पिक्चर को, इस पूरे सीन को? देखिए, अमेरिका का अपना हित सबसे पहले रहता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अमेरिका ये चाह रहा है, जैसे अमेरिका ने जो बोला कि ब्रिक इज डेड, भारत से ही नहीं उसे ब्रिक्स से भी दिक्कत है। भारत बिल्कुल, जिसका सदस्य है ब्रिक्स का, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल कई बार ब्रिक्स पर अपनी भड़ास निकाल ली है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। बात इसको समझिए, क्लियर लड़ाई मैसेज पौंड है, और डॉलर के बीच में हो गई है। क्लियर मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप का ये। हाँ, तो अब पौंड को वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज पौंड में हो, क्योंकि अगर पौंड चलने लगा तो फिर डॉलर की अहमियत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा हम सिर्फ अभी तक तमाशबीन बने थे, अब नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि हॉट स्टाइल देश अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए न तो नई ब्रिक्स करेंसी बनेगी और ना ही कोई अन्य करेंसी सपोर्ट करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ब्रिक्स तो देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और जाहिर बात है कि ये सारा खेल अब आप खुली किताब की तरह हो गया होगा कि सारा खेल डॉलर और अमेरिकन फर्स्ट को लेकर है। हमारे यहाँ कहते हैं मेक इन इंडिया, और वहां पे कहते हैं अमेरिकन फर्स्ट। तो जब अमेरिकन फर्स्ट हो गए हैं तो अमेरिकन फर्स्ट का मतलब है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनके अपने स्वार्थ हो, ये सारी चीजें उनके लिए नंबर एक पे है। और उसके बाद वो कोई बात करेंगे, पहले वो अपना फायदा देखेंगे। और यही चीज भारत को समझनी चाहिए। देखिए, अभी जो रशिया और चाइना बहुत क्लोज हो चुके हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, और इधर यूरोप अलग थलग पड़ा हुआ है, अमेरिका बिल्कुल अलग है। वो अपने आप को सुपर वो मानता है एक पावर। सुपर पावर। लेकिन इन चीजों का असर कहीं ना कहीं पूरे विश्व पे और भारत पे भी पड़ता है कि जब तीन टुकड़े हो जाएंगे तो आप चौथा टुकड़ा बनने की अगर हैसियत है तो आप अमेरिका के सामने अलग खड़े रहिए अपना वजूद बनाते हुए, वरना आपको किसी न किसी के शामिल होना पड़ेगा। आप चाहे रूस के साथ जाएं तो आपको चाइना के साथ रहना पड़ेगा। और अगर इतना चाइना था, मेक इन इंडिया था, तो अब तक चाइना से जो झालरे से लेके सारी चीजें होती है, हमारी उनकी पे डिपेंडेंसी कम क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की भी जो बॉन्डिंग है जग जाहिर है। जिस तरह से पुतिन के साथ उनका एक अपना बड़ा अच्छा बॉन्डिंग लगातार है, वो दिखाई भी देती है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की उन्होंने पहल की। अच्छा, इसमें एक बात और है, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार के द्वारा भी कई बार कहा गया कि भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने जब बातचीत करी, सऊदी अरब के अंदर बातचीत करी, और उसमें उन्होंने भारत को कहीं भी शामिल नहीं किया उस चर्चा के अंदर, उस बातचीत के अंदर। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, मतलब लगातार वो भी संकेत दे रहे हैं कहीं न कहीं भारत को वो इग्नोर भी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बातचीतें हैं, या बड़े बड़ा का जहाँ रोल निभा सकता है भारत अपना। और साथ ही पुतिन के साथ जो बॉन्डिंग है, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनका बयान भी आया है कि रूस अमेरिका में धोखा दे रहा है, पीठ में छुरा भोंका है मेरी। तो ये सब जो पूरी कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरह से नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है।
इसमें आप किस तरह से उसका पूरी जो स्क्रिप्ट है, जो तैयार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई तरह से परिभाषित कर रहे हैं, उसको क्या देखते हैं आप उस बात में? देखिए, अमेरिका कर्जे में डूबा हुआ है और कर्जे में डूबा हुआ आदमी आज की डेट में आप 2000 करोड़ का लोन ले लीजिए, बंगला बनवा लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, लेकिन रहेंगे तो आप कर्जे में डूबे हुए ही। अगल-बगल के लोग आपकी इज्जत करेंगे, वो वही अमेरिका है। ये आप एक लाइन में समझ के चलिए। और वो कर्जे में इतना डूबा हुआ है कि गले तक डूब चुका है। भारत में भी इसी तरह की सरकार है और इसी तरह वो करना चाहती है। तभी 55,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा 10 साल में हो चुका है। अगर आप किसी से बात करिए जो सरकार समर्थक उर्फ सो कॉल्ड जिसे कहते हैं भक्त, वो भक्त अगर है तो भक्त यही कहेगा कि अमेरिका को देखो जाके। तो अमेरिका की पर कैपिटा इनकम नहीं देखेंगे। अमेरिका में क्या-क्या सुविधाएँ हैं वो नहीं देखेंगे। अमेरिका का हेल्थ सेक्टर नहीं देखेंगे। वो क्या देखेंगे सिर्फ कि उन्होंने भी ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, वो एक लाइन पे बात करते हैं कि अमेरिका लोन ले रहा है तो हम भी ले रहे हैं, हम भी बन जाएँगे। तो उधार उसने कब लेना शुरू किया, उधार वो क्यों ले रहा है, उधार को वो कैसे चुकाता है। आज आपकी जीडीपी जो आप बताते हैं, वो विश्व के कई देश मानते भी नहीं। आपको 93 नंबर से 96 नंबर पे गिरा देते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। मोस्ट करप्ट कंट्रीज में जो घूस लेने वाले डिपार्टमेंट और वो है देश हैं, उसमें आपका 3 स्तर और नीचे गिर गया है। आप खुश इस बात में हैं कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऊपर हैं। उस मामले में आप गरीबी, भुखमरी में, हंगर इंडेक्स में आप किसी की तुलना नहीं करेंगे। आप वहां अमेरिका और ब्रिटेन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहां टिक ही नहीं पाएंगे। आप पर कैपिटा इनकम में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप टिक ही नहीं पाए। आप चूजी हैं, आप उन चीजों को उठाएंगे जो आपके फेवरेट फेवर का है। तो ये चीजें जब तक देश में चलेंगी, जो डाटा दिया जाता है, अगर वो कोई फॉरेन की एजेंसी मांग रही है कि आप हमको ये डाटा दीजिए, इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है, इसकी क्या ग्रोथ है, सारी चीजें, वो डाटा ही नहीं दिया जाता। आज आप आरटीआई मान लीजिए, आपको सरकार देगी ही नहीं। ऊपर से लोकल प्रेशर आपका पुलिस का, डीएम, एसपी का जरूर आ जाएगा कि तुमने कैसे मांग लिया। तो ये चीजें जब तक चलती रहेंगी, तब तक इस देश में सारी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए। आरटीआई का कोई मतलब नहीं रह गया है। न्यायपालिका से लेके आपकी कार्यपालिका पहले ही बदनाम थी, न्यायपालिका पे भी आजकल उंगली उठने लगी है। तो ऐसे में आप फॉरेन की जो आपकी पॉलिसी है, उससे पहले आपको तो अपने देश में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन जब आप लिए हुए पैसा बैठे हैं, तो आप किसको बताएंगे? आप ट्रंप तो वहां बोल देगा, बाद में आप बगले छुपाएंगे और आप कभी मीडिया का आपने आज तक जवाब नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे। जब भी कोई चीज होती है तो उसके पैरेलल एक ग्रुप खड़ा हो जाता है जो उसको डिफेंड करने लगता है, नहीं बिल्कुल ठीक किया है या ऐसा था ही नहीं। वो दो चीजें ले आके फिर आपको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई मामले हैं। भगदड़ मची, सरकार ने मना कर दिया। ट्रेन एक्सीडेंट होता है, फलाने की गलती थी। उसमें कोई गलती को मानने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ टालने को तैयार होता है कि निकलो, बच जाओ यहां से। और कुछ दिन बाद सब जानते हैं ये देश इतना बड़ा है कि सारी घटनाओं, बड़ी-बड़ी घटनाओं को भूल जाता है। जिनके यहाँ कोरोना में लोग मरे वो भूल गए तो बाकी तो छोड़ दीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जो स्मृति है बड़ी क्षीण है लोगों की, बड़ी कमज़ोर है क्योंकि वह जो घटनाएँ उनके साथ घटी हैं उसको भी भूल जाते हैं और तमाम तरह की जो नारेबाज़ी है या दावे हैं उसके अंदर खो जाती है। और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया का जो पैटर्न बदल रहा है और जब से डोनाल्ड ट्रम्प ख़ास तौर से शासन में आए हैं, तो जिस तरह की बयानबाज़ी दे रहे हैं तो वह काफ़ी कुछ हर देश के लिए कहीं न कहीं समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। क्योंकि उनके बयान आज उन्होंने क्या दिया उसके कल वह क्या जवाब दे दूसरा बयान दे देते हैं, वह किसी को नहीं पता, कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता है और तमाम तरह की उनकी नीतियाँ भी सवालों के घेरे में हमेशा रहती हैं। उनके जो विचार हैं, वह भी ऐसे होते हैं कि किस देश में कौन-सा राजनीतिक संकट वह कब खड़ा कर दें। तो तमाम तरह के उतार-चढ़ाव दुनिया की राजनीति में भी आ रहे हैं और देश में भी कहीं न कहीं उन बयानों के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी हम नया देख रहे हैं। और मुकुल जी, जिस तरह से आपने पूरे विषय को रखा है, मुझे विश्वास भी है हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद आएगी और उन्हें समझ में आएगा डोनाल्ड ट्रम्प का क्या रुख है दुनिया के और भारत को लेकर और भारत में उनके बयान के बाद किस तरह की राजनीतिक कशाकशी शुरू हो चुकी है। और इस बातों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।